Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Simboard Explain. This is your maths teacher अब्दुल बासित और आज हम लेकर आए हैं टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप देख सकते हैं पहले की तरह मैंने कोई टॉपिक का नाम भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि शुरुआत होती है सबसे पहले एक सवाल से। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, पहले से ही मैं आपको थोड़ा सा बस बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने अगर ये सवाल है कि अगर आपको इस तरीके की कोई इक्वेशन दिख जाए, ये इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली क्या, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, उसके साथ कोई नंबर है जो कि ऐड हो रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई रियल नंबर है ना, लेकिन वो रियल नंबर जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, कंडीशन दी गई है। अब ये क्यों दी गई है वो भी तुम्हें आगे समझ में आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। हम्म, मान लो एक्स का स्क्वायर है। अब एक ही जगह मुझे कोई भी वैल्यू रखनी है, लेकिन वो जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या रखें? कोई भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी रख सकते हो। तो एक काम करते हैं, 4 रख देते हैं। अब मैंने तो 4 रखा है, आप कोई भी रख दो, रफ पेज लेकर बैठे हुए होगे ना। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं आपसे अभी सवाल करूँ कि इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स की के वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? फिर सिंपल सी बात है, पहले सेपरेट करोगे। कैसे करोगे? जैसे एक्स स्क्वायर है, ये 4 यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। अच्छा, तो 0 - 4 क्या आएगा? -4। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पर इस एक्स के स्क्वायर की वैल्यू मुझे -4 मिल रही है, लेकिन मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पर क्या करूँगा, रूट लगा दूंगा। क्या? स्क्वायर रूट लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपना। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है, जो चेंज आप इस साइड करोगे वही चेंज आपको इस साइड में करना पड़ेगा, ताकि वो जो इक्वेशन है वो मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तराजू की बात करूँ, तराजू देखा है ना सबने, जिसमें वजन वगैरह तोलते हैं। अब देखो, अगर मैं इसमें वजन बढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसमें भी तो वजन बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि ये दोनों बराबर आए आपस में। ठीक है, वरना अगर मैं सिर्फ इसमें वजन बढ़ाऊंगा तो ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। और इसमें यहाँ पर जो बराबर का साइन है वो शो ही करता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इक्वेशन का थोड़ा सा मतलब। अब देखो, मैंने यहाँ पर रूट लगाया तो ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कैसे कैंसिल हुआ समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, एक्स का स्क्वायर है और उसके ऊपर मैंने रूट लगा दिया, तो ये कैंसिल कैसे हो गया? अभी देखो, एक्स का स्क्वायर है, रूट को, स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर माइनस, सॉरी, पावर 1/2 पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर्स में। तो ये वाली पावर इस वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से कैंसिल हो जाता है, एक्स की पावर 1, और आंसर सिंपली क्या आएगा? एक्स। बस ऐसे ही थोड़ा सा समझा दिया। अब देखो, स्क्वायर से तभी हम कहते हैं कि रेडिकल कैंसिल हो रहा है। तो एक्स की मेरे पास क्या वैल्यू आई? रेडिकल -4। अब ये क्या मसला हो गया? यहाँ पर देखो, एक मसला हुआ है। मसला ये है कि जब भी आपने रेडिकल में कोई भी नंबर सॉल्व किया है, तो रेडिकल में हमेशा नंबर जो है आपने पॉजिटिव नंबर ही सॉल्व किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके के सवाल आपने बचपन से देखे हुए हैं कि रेडिकल 4, ठीक है, रेडिकल 8, रेडिकल 3, लेकिन कभी भी रेडिकल के अंदर आपने माइनस का नंबर तो देखा ही नहीं है, क्योंकि अगर रेडिकल के अंदर माइनस का नंबर आ गया, मो स्पेसिफिक होकर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर आ गया, तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे? क्या सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो बता दो कैसे नहीं कर सकते। देखो, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? थोड़ा बहुत, जैसे, लेकिन पूरा फिर भी नहीं कर पाओगे। कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ इधर, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब -1 4 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? -4। तो मैं -4 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हमने क्या क्या पढ़े थे? हमने मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स पढ़ी थी, है ना, जिसमें देखो, अगर यहाँ पर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, है ना, और वो रूट के अंदर हो, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रूट ए और मल्टीप्लाई बाय रूट बी। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो अभी इस पर ज़्यादा डिस्कस करने का बनता है नहीं वैसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब सिंपली रूट के अंदर जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम सेपरेट उनको रूट लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो,
अब तो √4 तो आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि अब ये प्लस में आ चुका है, तो एक काम करते हैं निकाल लेते हैं। अब √4 किसके बराबर होता है? 2 के। ठीक है 2, लेकिन फिर भी अभी आप रेडिकल में -1 को सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। और ये जो रेडिकल में -1 है ना, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ज़रा करके देखो रफ पेज पर। नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि देखो अगर तुम चाहते हो कि रेडिकल में से -1 निकले तो तुम्हें कोई, तो बेसिकली क्या, दो सेम नंबर्स का पेयर बनना चाहिए ना। अच्छा मैं इधर वही वाला तरीका कर सकता हूँ, देखो -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 करके देखो। तो ये -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1 1 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। देखो दो सेम नंबर्स का पेयर बनता है, क्या 1 और -1 सेम नंबर है? नहीं, तो उसका पेयर बनेगा ही नहीं और ये बाहर कभी आ ही नहीं सकता, तो उसको ये करने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता ना। तो ये रेडिकल का -1 कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब सॉल्व जो नहीं हो सकता इस वजह से मैथमेटिशियंस ने इसको नाम दिया इमेजिनरी यूनिट। क्या नाम दिया? इमेजिनरी यूनिट। अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखो ये जो रेडिकल का -1 है ना, इसको मैथमेटिशियंस ने क्या नाम दिया? इमेजिनरी इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, अब देखो इमेजिनरी यूनिट के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, उसको कहा जाता है क्या? इमेजिनरी पार्ट। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मैं बता रहा हूँ कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल -1 से। रेडिकल -1 को हमने इमेजिनरी यूनिट कह दिया और इमेजिनरी नंबर को हम आई से शो करते हैं। ठीक है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। वैसे ये जो आई है ना, इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो कोई तुमसे पूछे कि भाई आयोटा किसके बराबर है, तो तुम सिंपल सा जवाब दोगे कि रेडिकल -1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि जाहिर है 2 एक रियल नंबर है, रियल नंबर होगा, तो उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हो। क्यों इमेजिनरी पार्ट कहते हो? क्योंकि इमेजिनरी नंबर का हिस्सा है। अब तुम मुझे बताओ इमेजिनरी नंबर कौन सा है इन दोनों में से? भाई इन दोनों को पूरा मिलाकर ही आप इमेजिनरी नंबर कहते हो। क्या कहते हो? इमेजिनरी नंबर। एक काम करता हूँ मैं, ज़रा ना क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आ गई, मिटा देते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में देखा कि इमेजिनरी नंबर को आयोटा से शो किया जाता है, जो कि किसके बराबर होता है? रेडिकल -1। अभी जो हमने आखिर में देखा कि x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल -1। ठीक है, टू 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 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल -1 लिखो, या 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, या 2 आयोटा, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर इमेजिनरी यूनिट क्या है, तो इमेजिनरी यूनिट आपका क्या होगा इधर? इमेजिनरी यूनिट इमेजिनरी यूनिट क्या होगा? और अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेजिनरी नंबर कौन सा है, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये वाला जो नंबर है ना, रेडिकल -1, इसको आप कहते हो इमेजिनरी यूनिट। तो मैं इमेजिनरी यूनिट को लिख सकता हूँ आयोटा, जो कि इक्वल किसके होगा? रेडिकल -1 के। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा? देखो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, उसको 2, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो 2 यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर ये पूरा का पूरा है 2 रेडिकल -1, या फिर दूसरे अल्फाजों में 2 आयोटा भी कह सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इससे एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखना, जो मेरा अपना ही बनाया हुआ है, मतलब अपना बनाया हुआ नहीं, ठीक है, ऑब्जर्व किया हुआ है। कि देखो अगर आपसे कोई पूछे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि इमेजिनरी नंबर इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी यूनिट, मतलब आयोटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा।
इससे तुम्हें समझ में आएगा कि इमेजिनरी नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी यूनिट दोनों आते हैं। ठीक है, अभी एक छोटा सा एक और सवाल। अगर मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर आयोटा लिख के दिखाऊं, तो अब तुम बताओ ये इमेजिनरी नंबर है कि इमेजिनरी यूनिट है? भाई देखो, इसको आप इमेजिनरी यूनिट भी कह सकते हो, इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हो, अगर सिर्फ यहाँ पर आयोटा लिखा हुआ होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसमें मैं एक्स की वैल्यू निकालता तो क्या निकलती? रफ पेपर लेके बैठे हुए सॉल्व करो, रेडिकल माइनस वन ही निकलती। अब देखो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ रहा है, रेडिकल माइनस वन, मतलब हमारा आंसर ही इधर आयोटा के बराबर आ रहा है। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर सिर्फ मैं आपको आयोटा लिखा हुआ दिखाऊँ, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर भी है, इमेजिनरी यूनिट भी है। अब ये कैसे हो सकता है? देखो, आयोटा को आप वन मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप आयोटा से वन मल्टीप्लाई करवाते हो तो आंसर तो आयोटा ही आएगा ना, कोई मसला नहीं है। तो देखो अभी यहाँ पर जो ये आयोटा है, इसको आप कहोगे इमेजिनरी यूनिट, और आप इसको कहोगे क्या? इमेजिनरी पार्ट। और फिर इस आयोटा को आप क्या कहोगे? इमेजिनरी नंबर। अब देखो, बज़ाहिर तो हमें अभी जो मैंने कहा ना, ये दोनों ही मतलब इमेजिनरी नंबर भी है, यूनिट भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक नहीं है। कैसे? देखो, अभी हमने क्या किया, हमने सिंपली वन और आयोटा को सेपरेट करके देखा है। एक्चुअल में तो आप सेपरेट इसको कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई में है, लेकिन हमने फिर भी सेपरेट करके देखा हुआ है, तो फिर ही हम इसे इमेजिनरी यूनिट कह रहे हैं और इसे हम इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंबाइन करके देखोगे तो कंबाइन होकर ये इमेजिनरी नंबर है। बज़ाहिर ये दोनों देखने में जो है सेम लग रहे हैं, इस वजह से हम कभी कभी कह सकते हैं कि ये जो आयोटा है वो पूरा का पूरा ही इमेजिनरी नंबर है। इस वजह से ना आयोटा को कभी कभी इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है, इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है, तो उसमें आप परेशान मत होना। लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, अब देखो हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर दी किस पर? इमेजिनरी नंबर के ऊपर। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर, और अभी आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ लेते हैं ज़रा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको शो किया जाता है जेड से। ठीक है, तो जेड हमारा इक्वल किसके होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब आपस में ऐड हो रहे हो तो वो क्या होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, ये आई भी आप देख रहे हो, ये है हमारा क्या? इमेजिनरी नंबर। और ये जो आप ए देख रहे हो वो है हमारा रियल नंबर। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल ले लें। देखो, सबसे पहले एग्जांपल आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी अपनी तरफ से ले सकते हो, जैसे जेड हम बराबर ले सकते हैं, ए हमारा कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, जैसे कि ये फोर भी हो सकता है। ठीक है, और वो ऐड आ रहा हो किसी इमेजिनरी नंबर के साथ। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर कैसे? कोई भी नंबर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस पूरे नंबर को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो टू आयोटा, जैसे हमने पहले इमेजिनरी नंबर डिस्कस किया तो उसमें टू आयोटा भी एक इमेजिनरी नंबर निकला ना। ठीक है, तो हमारा रियल नंबर ये रहा फोर और इमेजिनरी नंबर रहा टू आयोटा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना हमारा, इसको आप कहते हो क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। अच्छा, अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो, इमेजिनरी नंबर में अभी मैंने बताया, ओ सॉरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी मैंने बताया कि रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये भी कह सकते हैं कि रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। रियल पार्ट होता है ना, जाहिर है। देखो, ये जो रियल नंबर है ना, इसी को आप रियल पार्ट ही कहते हो उधर। ठीक है, ये जो रियल नंबर है इसको आप क्या कहते हो? रियल पार्ट। और रियल पार्ट को आप कुछ इस तरीके से शो करते हो, आर ई। ठीक है, रियल को वैसे आप कैसे लिखते हो? कुछ इस तरीके से लिखते हो ना, इसकी जगह सिंपली से आर ई और ब्रैकेट लगा के आप जेड लिखते हो। जेड क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है? रियल पार्ट। और वो रियल पार्ट किसके इक्वल होता है? ए जो हमारा ये रियल नंबर है। अच्छा, अब इमेजिनरी पार्ट का तो हमने कब का डिस्कस कर लिया। इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा? जो आयोटा से नंबर मल्टीप्लाई होगा हो रहा होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। जैसे यहाँ पर बी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। डन है। अच्छा, अभी
सवाल कर लेते हैं एक छोटा सा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था 4 + 2 आयोटा, है ना, 4 + 2 आयोटा। यहाँ पर मुझे बताओ रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट हमारा यहाँ पर है 4, ठीक है। अब बताओ इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट है हमारा यहाँ पर 2। रियल पार्ट हमारा 4 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो ये वाला आयोटा कौन है, ये है इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अच्छा, मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया। हाँ हो ही चुका है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अभी हम आ जाते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। इसका यूज़ भी आगे आपको समझ में आएगा, अभी तो नहीं बताऊंगा मैं इस वीडियो में, लेकिन कॉन्जुगेट ज़रूरी होता है फाइंड करना। देखो, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना होता है, सबसे पहले कॉन्जुगेट समझ लो। देखो, कॉन्जुगेट क्या होता है, इफ़ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स कॉन्जुगेट इज जेड। और ऊपर कोई डंडा लगा हुआ है जिसको हम आई डोंट नो क्या कहते हैं, वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस आई बी, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बस हम रियल नंबर की साइन को तब्दील कर देते हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा होता, ए माइनस आयोटा बी, तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनता, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। लेकिन जनरली इसको ए प्लस भी लिखा जाता है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल नंबर की साइन को तब्दील कर देना, उसको सिर्फ आप कॉन्जुगेट कहोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूँ फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल सा कैसे निकलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, जेड के ऊपर कोई छोटा सा डंडा, और इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा 2, और जो हमारा रियल नंबर है उसकी साइन तब्दील कर दो, ये प्लस है, प्लस में है ना रियल नंबर, +3 आयोटा, तो ये -3 आयोटा कर दो, ठीक है। ये होगा सिंपली क्या, इसका कॉन्जुगेट, बस, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा आएंगे आपकी जो कौन सी एक्सरसाइज 1.5 में, कि रियल पार्ट फाइंड करो, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करो, तो आप आसानी से कर लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर। मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो गई, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर आ जाते हैं। देखो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हो, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं Z1 कह देता हूँ, और वो इक्वल किसके है, ए प्लस आयोटा बी। और मान लो मेरे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है इक्वल सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। अब ये बता क्या रहे हैं कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2 ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। सिंपल मतलब ये है कि देखो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स मतलब ए और सी, और इमेजिनरी पार्ट्स मतलब बी और डी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉमन सेंस की बात है। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इसके इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कोई लाओ, तो तुम क्या कौन सा लाओगे भाई, इसके इक्वल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो यही हो सकता है ना, 2 + 3 आयोटा। तो आप देख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल सिर्फ तभी होगा जब रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं, जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने तुम्हें ये ले लिया कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, और दूसरा मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ कि वो इक्वल है 2 + 4 आयोटा। अब देखो, यहाँ पर रियल पार्ट्स तो इक्वल हैं, जैसे कि 2 और 2 इक्वल हैं, या दोनों, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, लेकिन इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल नहीं है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आपस में सिर्फ तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। समझ में आई ये बात। अच्छा जी, सही है। तो वही बात मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब इसी पर आपके बुक में एक एग्जांपल 1 दिया गया है, वो आप खुद सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है। एग्जांपल 2 थोड़ा सा आपको लग सकता है टफ, तो मैं आपको वो सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है जी। चलो, अब देखो, मान लो कि हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो आपस में इक्वल है। जैसे हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम Z1 मान लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम Z2 मान लेते हैं,
ठीक है, बज़ाहिर देखने में तो ये जो है मतलब एक जैसे नहीं लग रहे बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन हमें कंडीशन ये दी गई है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि ये Z1 Z2 के बराबर है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, एक्स और वाई को फाइंड करो, ठीक है। अब हमें डेफिनेशन याद है, ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो कॉमन सेंस की बात है उसकी रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सबसे पहले आपका थोड़ा सा टेस्ट, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ज़रा। मान लो Z1 जो है, जो हमें दिया गया है यहाँ पर, वो है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जो कि किसके इक्वल है, 25 प्लस 36 आयोटा, है ना। अब देखो Z1 की बात करो, Z1 जो कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट कौन सा है भाई, कॉमन सेंस की बात है, एक्स स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया ना पहला वाला, तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है जो कि है ए। और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को रियल पार्ट कौन सा है, ये शुरू वाला 25 जिसके साथ आयोटा ना हो, एक्स स्क्वायर के साथ आयोटा है नहीं है, 25 के साथ क्या आयोटा है नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया, रियल पार्ट, जिसको हम यहाँ पर सी कह देते हैं, क्योंकि देखो ना पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को हमने ए कहा गया था और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को हमने सी कहा था, तो उसको मैं सी कह देता हूँ, उसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। अब कंडीशन हमें ये दी जा रही है कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो कॉमन सेंस की बात है ये ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर और 25 भी आपस में इक्वल होंगे, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर कंडीशन में क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 25 के, जैसे ए इक्वल है ना सी के, तो ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर हमारा 25 के क्या होगा, इक्वल। क्लियर। अच्छा, अभी इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जाहिर है ये इमेजिनरी पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्या है, बी है, इसके हिसाब से देखो, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, बी, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट हमारा वाई स्क्वायर निकले, और यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 36। रफ पेज पे खुद से करके देखो, और इसको हम कह देते हैं डी, क्योंकि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट को डी कहा गया था। अब यहाँ पर ये भी कंडीशन है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हमें बताए जा रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है इसके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब बी और डी आपस में इक्वल होंगे। बी किसके बराबर है, वाई स्क्वायर, डी किसके बराबर है, 36 के, तो कॉमन सेंस की बात है जो हमारा वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 36 के, क्योंकि ये दोनों नंबर हमें बताए जा रहे हैं इक्वल है। समझ में आई ये बात, ठीक है। रफ पेज पे खुद से भी करके देखो, इससे ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ लगता है। अच्छा आप देखो, अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्क्वायर हटाना है तो हमें दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, रूट, तो हम ले लेते हैं, काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, 36 के। देखो यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर 25 के इक्वल है, और वाई स्क्वायर जो कि हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 36 के इक्वल है, जो यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है, डन है, आसानी से। अभी दोनों साइड रूट लगा लो, जैसे मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट का 25, अब रूट का 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है ना, देखो, क्योंकि 25 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अब दो नंबर्स का पेयर बन गया, बाहर आ गया, तो x की वैल्यू में क्या मिल गई, 5, ठीक है जी। अभी y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, रूट तो हमने लगा लिया है, तो ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, अभी रूट का 36 किसके बराबर आता है बताओ, ये बराबर आता है 6 के, क्योंकि जब 6 से क्या आता है 36, 6 से क्या आता है 36, अब ये स्क्वायर रूट है तो उसमें दो का पेयर चाहिए होता है, अब ये पेयर बन गया है, बाहर आ गया, और ये किसके बराबर आ गया 6, तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया इंशाल्लाह उसको समझ में, आई होप उसको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक सेकंड रुको,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मिस हो गए, वो ज़रा सा अभी आप देख लें कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करके बताया कि आयोटा जो हमारा किसके इक्वल होता है, -1। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बताओ किसके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है यार, देखो अगर आयोटा हमारा -1 के और रेडिकल -1 के इक्वल है, तो हमें बोथ साइड अगर हम स्क्वायर लगाएं, जैसे हम आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हैं, तो हमें इस साइड भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडिकल -1 का होल स्क्वायर, तब ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो हमारा आयोटा का स्क्वायर याद रखना हमेशा कि वो बराबर होता है -1 के इक्वल। समझे? तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पास ज़रूर लिख के रख लेना। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपको आयोटा की पावर 4 का क्या मतलब होता है, 4 किसके बराबर होता है, तब देखो सबसे पहले हमें तो पता है कि आयोटा जो है वो रेडिकल -1 के इक्वल होता है। अगर हम बोथ साइड 4 लगा दें, बोथ साइड पावर 4 लगा दें, तो आयोटा की पावर 4 होगा रेडिकल रेडिकल -1 पावर 4। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या कहते हैं, कैसे समझे, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। एक काम करते हैं, देखो आयोटा का स्क्वायर हमारा जो है -1 के इक्वल आ गया ना सिंपली। तो एक काम कर देते हैं, ये आयोटा का स्क्वायर है हमारा किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया ना। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, दोबारा स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड। तो ये किसके बराबर आया, आयोटा का स्क्वायर तो पहले से ही है, इसके ऊपर भी हमें स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो रेडिकल -1, तो ये तो -1 के बराबर है, तो इस पर भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाले पावर ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, तो 2 2 ज़ा 4, तो आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगा, -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, तो ये +1 के इक्वल होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास लिख लेना कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, और आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है, 1 के। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया था, एक सेकंड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया था कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या पढ़ा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारा जेड होता है और किसके बराबर होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ए को हम रियल पार्ट कहते हैं और बी को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसको शो करने का दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ए प्लस आयोटा बी भी कह सकते हो। शो करने का इसको दूसरा तरीका होता है ए कॉमा बी। ठीक है, सिंपली ब्रैकेट्स लो, उसमें एक रियल पार्ट लिखो, इमेजिनरी पार्ट लिखो। ठीक है, तो वो भी आप ऐसा समझो इसी को शो कर रहे हो, इसी को शो करने का दूसरा तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भेज देता हूँ 2 + 3 आयोटा, जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2 + 3 आयोटा, तो ये इस फॉर्म में किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट इसका क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो 2 3। सिंपली आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो। अभी हम एक काम करते हैं, छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। कि मान लो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते को किससे शो करता हूँ, 5 6 से। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्म में ज़रा लिख के बताओ ये किस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर भी दे दूंगा वहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये भी चीज़ें ख़त्म होती हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि जो भी मैंने अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया, जिसमें हमने इमेजिनरी नंबर पढ़ा, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमें इक्वलिटी, सॉरी हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, फिर हमने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। तो ये सब पढ़ने के बाद अभी आपको क्या करना है, सिंपली 1.5 एक्सरसाइज को खुद से हल करना है। ठीक है, मेरे साथ अगर आपने रफ पेपर लेकर एग्जाम्पल्स किए हैं, तो फिर ये 1.5 एक्सरसाइज भी कोई मुश्किल नहीं है, आप कर लो। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में याद रखिए।